हेलो फ्रेंड्स, आज न्यूज़पेपर में एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा तो ये उसी का एडिटोरियल एनालिसिस है। ये जो आर्टिकल है ये जेंडर इक्वालिटी के बारे में है और इसका टॉपिक है मतलब इसकी जो हेडलाइन है वो है अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ जेंडर पैरिटी इन इंडिया। जेंडर पैरिटी का मतलब जेंडर इक्वालिटी आप समझिए। तो ये जो जेंडर इक्वालिटी राइटअप क्यों आया? राइटअप इसलिए आया क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसने एक जो हर साल जो है वो एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, जिसमें सर्वेस किया जाता है सारी कंट्रीज़ का कि किस कंट्री में कितनी ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी है। तो इसमें जो इंडिया का स्थान है वो आउट ऑफ 148 कंट्रीज़ इंडिया जो है वो 131 रैंक है इंडिया का, और जो कि काफ़ी जो है शॉकिंग है और काफ़ी पीछे है इंडिया। तो इंडिया जो है वो यही कहा जा रहा है कि जेंडर पैरिटी अचीव करने के मामले में जो है वो काफ़ी पीछे है ग्लोबली। तो इस वजह से भी ये राइटअप आया क्योंकि ये रिपोर्ट आई थी और इंडिया का इतना शॉकिंग रैंकिंग था। तो ये भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट ये भी कहती है कि भाई जितने भी ब्रिक्स नेशन है, जैसे ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, और अभी रिसेंटली कुछ और शामिल हुए हैं जैसे कि इजिप्ट है, शायद ईरान है और यूएई है। तो ये कंट्रीज़ जो ब्रिक्स नेशन है उसमें भी, उन सारे ब्रिक्स नेशन से भी इंडिया उस ब्रिक्स नेशंस में भी इंडिया सबसे पीछे है जेंडर पैरिटी के मामले में, जेंडर पैरिटी अचीव करने के मामले में। और जितने भी हमारे साउथ एशियन नेबर्स हैं, मतलब आपको जान के आश्चर्य होगा और मुझे भी पढ़ के बहुत शॉकिंग लगा कि जितने हमारे साउथ एशियन नेबर्स हैं, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, इससे भी इंडिया पीछे है अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो। मतलब ये तो बहुत ही शॉकिंग डेटा था। पाकिस्तान, भूटान, मालदीव से ऑब्वियसली हम आगे हैं, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से हम पीछे हैं। तो ये तो मेरे लिए भी बड़ा ही शॉकिंग डेटा था। अब राइटर ये भी कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी इंडिया अचीव तो कर रहा है, ऐसा नहीं है, पहले के मुकाबले काफ़ी कुछ हमने अचीव किया है, काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ है इंडिया जेंडर इक्वालिटी के मामले में, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ अभी भी हम पिछड़े हुए हैं और उस पेस से हम नहीं कर पा रहे जिस पेस से दूसरी कंट्रीज़ इसको अचीव कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा पेस जो है, हमारी स्पीड जो है जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने की, वो काफ़ी स्लो है। इस वजह से हम बहुत सारे देशों से अब भी पीछे हैं। अब इंडिया के प्रोग्रेस की बात करें अगर जेंडर पैरिटी में, आप लोग यही सोचते होंगे कि हर बार ये नेगेटिव न्यूज़ सुनाती है और इंडिया की बुराई करती है। ऐसी बात नहीं है। जो अच्छी चीज़ें हैं मैं वो भी फैक्ट्स बताती हूँ, और जो बुरी चीज़ें हैं या जिसमें कहीं हम पीछे हैं, जहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है, तो मैं वो भी जो है वो सजेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे हमें सुधार की ज़रूरत है और किस तरीके से सुधार होना चाहिए। तो अगर इंडिया के प्रोग्रेस की बात करें जेंडर पैरिटी के मामले में, तो एजुकेशन में अगर हम देखें तो एजुकेशन में हमारा जो डेटा है वो इम्प्रूव हुआ है, यानी कि हम एजुकेशन में जो है उसको हमने जेंडर इक्वालिटी को बहुत हद तक अचीव किया है। और अगर डेटा की माने तो हर 100 लड़कों में से, मतलब 100 लड़कों के मुकाबले 97.1%, यानी कि 97 ही समझ लीजिए अगर राउंड फिगर में, तो 100 लड़कों के मुकाबले 97 लड़कियां जो हैं वो स्कूल जा रही हैं और एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं। अगर हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो चाइना से हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ज़्यादा है, मतलब कि पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ लेडीज़ का पार्टिसिपेशन, विमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। और ब्राज़ील से कहीं ना कहीं हम क्लोज हैं, चाइना से हम आगे हैं और ब्राज़ील से हम कहीं ना कहीं क्लोज हैं, जो कि एक अच्छी बात है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की भी बात करें तो 33% जो है फीमेल्स का रिजर्वेशन है पंचायती राज सिस्टम में, और 45% जो है रूरल लेवल की पॉलिटिक्स में या ग्रास रूट डेमोक्रेसी में फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है। पार्लियामेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट में अब तक का हाईएस्ट हमारा परसेंटेज है, यानी कि पार्लियामेंट में जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है वो अब तक का हाईएस्ट है। तो ये काफ़ी इम्प्रूव ही हुआ है पहले के मुकाबले, तो ये एक अच्छी खबर है। मतलब कि 14% जो हमारे यहाँ एमपीज़ हैं पार्लियामेंट में, उसमें 14% जो हैं वो फीमेल्स हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अगर इसको हम ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करें तो ग्लोबल एवरेज यानी कि सारी कंट्रीज़ के पार्लियामेंट में जितना भी फीमेल पार्टिसिपेशन है, अगर हम सारी कंट्रीज़ का मिलाएं तो अगर और उनका एक एवरेज निकालें तो ये एवरेज जो है वो 27.6% है। तो इस 27.6% के ग्लोबल एवरेज से अभी भी हम बहुत पीछे हैं और इसमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, राइटर ये कहते हैं। अब
जेंडर डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक स्फीयर, यानी कि इकोनॉमी में जो जेंडर डिस्पैरिटी है या जेंडर डिस्पैरिटी से जो इम्पैक्ट है वो उसकी बात राइटर यहाँ पर करते हैं कि जो पुअर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन फीमेल का बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, और ये दिन ब दिन और कम भी होता जा रहा है, यानी कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन फीमेल का बहुत ही ज़्यादा कम है इकोनॉमी में। और इंडिया जो है वो ग्लोबली बॉटम 5 कंट्रीज में आता है अगर हम फीमेल का पार्टिसिपेशन देखें इकोनॉमी में, तो हम नीचे के 5 कंट्रीज में आते हैं, मतलब कि नीचे से बॉटम 5 कंट्रीज में हम आते हैं ग्लोबली। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो राइटर ये भी कहते हैं कि मेल्स को कहीं ना कहीं जॉब मिलना आसान होता है, जल्दी जॉब मिल जाती है, फीमेल्स को क्विकली जॉब नहीं मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं टू एन एक्सटेंट बहुत सच है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जो ये देखते हैं कि फीमेल ये मैरिड है और इसके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, या ये छुट्टियां ज़्यादा लेगी, या ये भी होता है कि भाई ये शायद बहुत सारे ऐसे काम ना कर पाए जो मेल कलीग्स कर देते हैं या मेल कैंडिडेट्स कर देते हैं। और ये भी देखा जाता है कि भाई मैरिड नहीं है तो कल को मैटरनिटी लीव या मैरिज लीव्स देनी पड़ेंगी, तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर देखता है। अगर जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, तो जीडीपी में फीमेल का कंट्रीब्यूशन जो है वो 20 रुपए से भी कम है। तो ये हुई जीडीपी की बात। वेज गैप की अगर बात करें तो वेज गैप बहुत ह्यूज है, और राइटर ये कहते हैं कि अगर किसी एक सेम काम के लिए मेल को जितनी सैलरी मिलती है, फीमेल को कई बार उसका 1/3 सैलरी मिलती है सेम काम करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा वेज गैप है जिसको कि जो है वो फुलफिल करने की ज़रूरत है, तभी हम फीमेल का पार्टिसिपेशन और बढ़ा पाएंगे वर्क फोर्स में। अगर लेबर फोर्स की बात करें तो पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली लो है, ये तो मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया था फीमेल का लेबर फोर्स में रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। और डिसीजन मेकिंग में भी जो है ना, इनका रोल बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है इनको डिसीजन मेकिंग में नहीं लाया जाता है। अगर मैं पंचायती राज की बात करूं तो पीछे मैंने डेटा बताया था कि पंचायती राज में विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आपको एक्चुअल में लगता है कि जो वहां पर डिसीजन लेती है वो सारा महिलाएं ही लेती हैं? पंचायती राज में क्योंकि रिजर्वेशन है, इसीलिए रिजर्वेशन के लिए, टिकट के लिए लोग अपनी बीवियों को खड़ा तो जरूर कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में उनका कोई हाथ नहीं होता, वो घर का चूल्हा चौका ही कर रही होती हैं। और जो सरकार है, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, वो जो है वो उसका हस्बैंड ही चला रहा होता है। तो ये तो हमारे यहाँ का हाल है कि वो केवल एक जो है रबर स्टैंप की तरह यूज की जाती है। तो डिसीजन मेकिंग में रोल उसका पुअर है। अब जेंडर डिस्पैरिटी या जेंडर इनइक्वालिटी के कारण जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है उसकी बात अगर हम करें तो मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ये एस्टिमेट करता है कि जेंडर डिस्पैरिटी को अगर हम अचीव कर लें एम्प्लॉयमेंट में, तो इंडिया का जो जीडीपी है वो हम बूस्ट कर सकते हैं $770 बिलियन तक बाय 2025, अगर केवल जेंडर डिस्पैरिटी को हम जेंडर पैरिटी को हम अचीव कर लेते हैं तो। अब ये भी कहते हैं कि अगर हम सेम पेस से चलते रहे, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जेंडर पैरिटी को अचीव करने के लिए काम हो रहा है, अगर हम सेम स्पीड से, सेम पेस से चलते गए तो आगे आने वाले और 135 साल लग जाएंगे इसको अचीव करते करते, क्योंकि हमारा पेस बहुत ही स्लो है, मैंने पहले भी बताया, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अब ये भी कहते हैं कि भाई बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रूल्स और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं तो ये जो है ये एक सपना ही रह जाएगा और हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर हम रोल देखें या हम सरकारों का रोल देखें या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का रोल देखें, तो पीएम का विजन है कि भाई हमको एक विमेन लेड डेवलपमेंट चाहिए, तभी हम इंडिया को जो है वो एक सशक्त कंट्री, एक प्रोग्रेस्ड मतलब एक सशक्त कंट्री, एक एम्पावर्ड कंट्री बना सकते हैं। अब लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये हैं कि अगर हम जेन्युइनली ये चाहते हैं, केवल बात करने से तो नहीं होगा ना, अगर हम जेन्युइनली ये चाहते हैं तो हमको, और जेन्युइनली हम ये चाहते हैं कि विमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन हो इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में और सोशल स्फीयर्स में, तो हमको बहुत ज़्यादा पॉलिसी और प्रैक्टिसेस पर ध्यान देना होगा। पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनानी पड़ेंगी, स्ट्रिंजेंट बनानी पड़ेंगी और बहुत स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट भी कराना होगा, नहीं तो ये सपना
हम बस सपना ही रह जाएगा। अब इंडिया के की इंस्टीट्यूशंस में विमेन का रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं हम, तो आईएएस को डेटा से जान लेते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि आईएएस में 41% विमेन रिप्रेजेंटेशन है। आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में 38% विमेन रिप्रेजेंटेशन है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है। और डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में आर्म्ड फोर्सेस में 3% से भी कम विमेन पार्टिसिपेशन है। पुलिस ऑफिसर्स 8% हैं हमारे यहाँ पर। और अगर हम आईपीएस की बात करें यानी कि पुलिस में टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स की बात करें तो 12% जो है वो विमेन का रिप्रेजेंटेशन है। जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी का तो वैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो उसमें भी काफ़ी सारे डेटा थे। तो जुडिशरी की बात करें तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, मतलब कि जो निचले स्तर की अदालतें होती हैं, वहाँ पर विमेन पार्टिसिपेशन अच्छा है। 38% जो है 38% जो है वो विमेन पार्टिसिपेशन है। लेकिन हाई कोर्ट में ये विमेन पार्टिसिपेशन 14% है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो केवल एक फीमेल जज है सुप्रीम कोर्ट में। एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कभी भी एट ए टाइम एक महिला से ज़्यादा मेंबर नहीं रही है, एक महिला मेंबर से ज़्यादा। और अगर लॉ की बात करें तो लॉ जो मैंडेटरी कहता है कि एटलीस्ट एक विमेन होनी चाहिए मेंबर में एनएचआरसी में, तो केवल एक ही विमेन उन्होंने रखी है। कभी भी एक से ज़्यादा विमेन इनके यहाँ पर एनएचआरसी में मेंबर नहीं रही है। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं इंडिया की, उसमें जो विमेन लेड जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उसमें 2% से भी कम जो है ये आंकड़ा है फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उनमें जो टॉप रैंकिंग जो पोजीशंस होती हैं, जो हाई डेजिग्नेशंस होती हैं, उसमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो 2% से भी कम है। अब भाई वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो वे फॉरवर्ड तो सबसे पहले यही होना चाहिए कि अगर हम एक्चुअल में जेन्युइनली ये चाहते हैं कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन या हम जेंडर पैरिटी को अचीव कर पाएँ, तो हमें जेन्युइनली कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी, कोई वेल स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी हमें बनाने की ज़रूरत है और उसको बहुत स्ट्रिक्टली हमें इम्प्लीमेंट कराने की भी ज़रूरत है। क्योंकि देखिए बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन अगर हम एक्चुअल में चाहते हैं, केवल बातों में नहीं, अगर हम एक्चुअल में चाहते हैं कि हम इसको अचीव करें, तो हमें अपना रैंकिंग सुधारने के लिए ग्लोबली हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी की ज़रूरत है और उसको बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराने की भी ज़रूरत है। एसएचजीज जो होते हैं रूरल, अगर हम महिलाओं की बात करें तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत में। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि महिलाओं में जो सेविंग कैपेसिटी है, जो बचत करने की प्रवृत्ति है, या जो बचत करने की जो कैपेसिटी है, या जो उनमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं, या जो उनके अंदर फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी को लेकर जो अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी अगर हम एसएचजी को बहुत ज़्यादा और सपोर्ट करते हैं तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। स्टेट प्रोग्राम्स काफ़ी सारे चलाए जा रहे हैं और भी अच्छे से इसको वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टेट प्रोग्राम्स पर भी काम करने की ज़रूरत है। हर स्टेट अपने अगर स्टेट में काम करेगा तो मुझे लगता है कि ये हम काफ़ी हद तक अचीव कर सकते हैं। अगर हम विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल की बात करें तो भाई विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल पास तो हो गया है, बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर पास भी हुआ है तो 33% पास हुआ है। जब पॉपुलेशन में विमेन का रिप्रेजेंटेशन 49% है तो राइटर ये कहते हैं कि 33% क्यों, फिर तो 49% हमारे को रिजर्वेशन होना चाहिए या विमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पंचायती राज में भी जो विमेन का रोल है, जो केवल एक जो है रबर स्टैंप की तरह रह गया है, उसको हटाकर हमको विमेन को और ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में लाना पड़ेगा, ताकि उसके पति की जगह वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी में और पंचायती राज में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है और आगे लेती रहेगी, लेती आई है। लेकिन जो हमारा पेस है वो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमें ग्लोबल लीडर कहा जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं यूएस, चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज से कम्पीट करने के लिए अपने यहाँ पर जो है जेंडर इक्वालिटी पे बहुत काम करना पड़ेगा। जिस पेस से हम चले आ रहे हैं उस पेस से नहीं होगा, हमें कहीं ना कहीं इसको फास्ट करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, ताकि जो है हम भी ग्लोबल लेवल से कम्पीट कर पाएँ। और यहाँ पर मैं परिवारों को भी यही बोलना चाहूँगी कि अपने यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत कीजिए। केवल सरकारों के अकेले काम करने से नहीं होगा, इनिशिएटिव लेने से नहीं होगा, हमें भी अपने लेवल से काम करना होगा। अपने घर की फीमेल्स को रिस्पेक्ट करना होगा, अपने बच्चों को उस तरीके की अपब्रिंगिंग देनी होगी, अपने घर की फीमेल्स को, अपने आसपास की फीमेल्स को एम्पावर करना होगा, डिसीजन मेकिंग में उनको शामिल करना होगा। तभी कुछ एक जो होता है ड्रास्टिक चेंज जिसको बोलते हैं वो हम ला सकते हैं। क्योंकि एक जो नारी है वो एक
सशक्त परिवार का निर्माण करती है। और यही जो एम्पावर्ड परिवार है, ऐसे ही परिवार मिलके एक सशक्त, एक एम्पावर्ड सोसाइटी का, समाज का निर्माण करते हैं और एक सशक्त सोसाइटी, एक सशक्त राष्ट्र का, नेशन का निर्माण करती है। तो फीमेल के रोल को कहीं ना कहीं हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इस पर अभी बहुत बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो सब अपना अपना एफर्ट कर रहे हैं, सब अपना अपना बेट कर रहे हैं। तो सरकारें अपनी तरफ से काम कर रही हैं, जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं वो आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।